हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस जेम्स पे। और मैं विशाल आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक अगले लेक्चर के साथ हमारे पॉलिटी के, जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 15। अभी तक हमने आर्टिकल 14 तक देख लिया था दोस्तों। हम आर्टिकल 15 से आज शुरुआत करते हैं और कोशिश करेंगे कि आर्टिकल 18 तक हम इस लेक्चर में पहुंच सकें। चलिए दोस्तों, हेडिंग डाल लीजिए, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 मुख्य रूप से बात करता है डिस्क्रिमिनेशन से बचने के लिए और एजुकेशन के फील्ड में रिजर्वेशन को लेकर के ये बात करता है। तो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 की जब हम बात करते हैं तो ये किन चीजों का जिक्र करता है। ये कहता है कि जो राज्य है, मैंने आपको बता चुका हूं राज्य क्या है। स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, राज्य भेदभाव नहीं कर सकता। किन आधारों पे? ऑन व्हाट ग्राउंड्स? 5 आधारों पे। वो 5 आधार क्या हैं? कास्ट, जाति, रेस, रेस मीन्स रंग, या रंग ही एक तरीके से आप मान के चले, रंग भाव भेद, ये जाति भेद, रंग भेद, कास्ट, रेस, रिलीजन, धर्म, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म कहाँ हुआ है। इनमें से किसी भी आधार पे राज्य आपके साथ में भेदभाव नहीं कर सकता। ये कहता है हमारा आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1। ठीक है दोस्तों, इन 5 को आप याद रखेंगे। अब इसी आर्टिकल का आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 2 किस बारे में बात करता है? ये कहता है राज्य हो या कोई इंडिविजुअल हो, राज्य हो या कोई इंडिविजुअल हो, वो भी भेदभाव नहीं कर सकते। दे कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट किसी के साथ। राज्य या कोई व्यक्ति, कोई इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता किसी के साथ। ऑन व्हाट ग्राउंड्स? इन सभी ग्राउंड्स पे, दीज 5 ग्राउंड्स, इन सभी को आप उतार लेंगे। कास्ट, रेस, जेंडर, रिलीजन और प्लेस ऑफ बर्थ। इन सभी ग्राउंड्स पे राज्य या कोई भी इंडिविजुअल भेदभाव नहीं कर सकता किसी भी पब्लिक प्लेस पे। ऑन एनी पब्लिक प्लेस, किसी भी पब्लिक प्लेस पे, सड़क, ग्राउंड, कोई पब्लिक ग्राउंड है, मंदिर, कोई भी पब्लिक प्लेस है, वहां पर आपको साथ में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन इन 5 ग्राउंड्स पे कोई व्यक्ति या कोई राज्य नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, बात करें अगले आर्टिकल की, दैट इज आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 किस बारे में बात करता है? ये बोलता है, ये किस बारे में जिक्र करता है दोस्तों? ये कहता है कि जो राज्य है, जो स्टेट है, वो स्पेशल प्रोविजंस कर सकता है। वो क्या कर सकता है? स्पेशल प्रोविजंस कर सकता है, स्पेशल प्रावधान कर सकता है। फॉर हुम, किसके लिए? महिलाओं के लिए पहला, और बच्चों के लिए, यानी महिलाओं और बच्चों के उद्धार के लिए, इनकी वेलफेयर के लिए स्पेशल प्रोविजंस कर सकते हैं। कौन कर सकता है? राज्य कर सकता है। उदाहरण के तौर पे महिला आयोग का गठन,
विमेन कमीशन, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आपको पता होगा। बच्चों के लिए पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस 2012 एटसेट्रा। ठीक है दोस्त, ये कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी कर सकता है, इन्हें नोट डाउन करें। ये आर्टिकल 15 के 3 शुरुआती सब क्लॉज हैं। अब दोस्तों, आर्टिकल 15 के शुरुआती 3 सब क्लॉज हमने देखे, ये इसमें ऑलरेडी इनिशियली मौजूद थे। इसके अलावा 3 और हैं, 15 सब क्लॉज 4, 5 और 6, जिन्हें संविधान में संशोधन करके लाया गया है। समझिएगा, आता है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 के पीछे एक कहानी है। चंपकम दोराई राजन वर्सेस द गवर्नमेंट ऑफ मद्रास या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये केस है 1951 का। ठीक है, इस केस को समझिए। इस केस में ये जो व्यक्ति हैं, इन्होंने एक कॉलेज में दाखिले के लिए, एक बहुत ही पढ़े लिखे और अच्छे प्रतिशत पाए हुए व्यक्ति जब एक कॉलेज में दाखिले के लिए जाते हैं और वहाँ इनका दाखिला नहीं हो पाता है, क्योंकि तमिलनाडु में कम्युनल ऑर्डर चलता है जिसमें दूसरे वर्गों को प्राथमिकता दी जाती है, तो ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं अल्टीमेटली। और सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि अगर हम टैलेंटेड लोगों को कॉलेज में दाखिला नहीं देंगे तो हमारे देश का टैलेंट जो है वो वेस्ट होगा और जिसमें देश की उन्नति में क्षति आएगी, देश की उन्नति होने से रुकेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया, तमिलनाडु का जो कम्युनल ऑर्डर है उसको खारिज कर दिया जाए। लेकिन तभी इसके विरुद्ध में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर के आई, और वो हमारे संविधान का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951। और उस संविधान संशोधन के तहत सरकार ने कहा कि भैया, हम आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 जोड़ रहे हैं, और इस 15 सब क्लॉज 4 आर्टिकल के माध्यम से हम जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस प्लस SC ST, इन्हें रिजर्वेशन मिलेगा एजुकेशन में। आई बात समझ में? सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, जिन्हें हम आज OBC भी कह देते हैं, उनकी बात हो रही है। तो इन बिरादरियों को, यानी इन बिरादरी वर्ड इज नॉट करेक्ट, इन क्लासेस को, SC ST और सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन मिलता है एजुकेशन में, पहले संविधान संशोधन से आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 जोड़कर। इसे नोट कीजिए पॉज करके। केस क्या है? चंपकम दोराई राजन। दोस्तों, उसी प्रकार से आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 में ये भी 4, 5, 6 तीनों अलग अलग संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए। इसमें SEBC यानी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, SC और ST, इन तीनों को हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई के लिए
रिजर्वेशन की सुविधा कराई जाती है। हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जब आप ग्रेजुएशन या ऊपर की पढ़ाई के लिए जाते हैं तो उन इंस्टीट्यूशंस को कहते हैं हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि कॉलेजेस, आईआईटीज, आईएम्स एटसेट्रा। उसमें रिजर्वेशन की सुविधा इन 3 कैटेगरीज को कराई गई सब क्लॉज 5 में, और ये लाया गया 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2005 के तहत। कोई भी फैक्ट एक्स्ट्रा नहीं है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट आप नोट करेंगे, ठीक है। इसे नोट करके नीचे आइए और इस आर्टिकल 15 के लास्ट सब क्लॉज को देखिए। 15 सब क्लॉज 6, एक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जनरल कैटेगरी में आए, उनको भी 10% रिजर्वेशन की सुविधा एजुकेशन में कराई गई 103वें संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से, यानी कि 15 सब क्लॉज 6 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है दोस्तों। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 10% सीटें रिजर्व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इस संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है दोस्तों। ये तो रहा हमारा आर्टिकल 15। अब आप समझ गए होंगे कि आर्टिकल 15 मुख्य रूप से एजुकेशन में रिजर्वेशन को और डिस्क्रिमिनेशन को कम करने की बात करता है। वहीं आर्टिकल 16 जो है वो पब्लिक सर्विसेज के एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट, यानी कि सरकारी नौकरियों में जो नियुक्तियां होती हैं या जो नौकरियां लगती हैं उसमें भेदभाव को खत्म करना और रिजर्वेशन को बढ़ाना ताकि समानता प्राप्त हो सके, उसके बारे में बात करता है, ठीक है ना। तो इसका भी शुरुआती आर्टिकल पढ़ें क्लॉज 1 के साथ, तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो राज्य है ये इट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एनीवन ड्यूरिंग अपॉइंटमेंट और एम्प्लॉयमेंट। जब किसी व्यक्ति की एम्प्लॉयमेंट होती है या उसकी नियुक्ति होती है पब्लिक सर्विसेज, जब किसी व्यक्ति की नियुक्ति या उसको जॉब मिलती है उस दौरान राज्य द्वारा किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, ये हमारे संविधान का 16वें आर्टिकल का पहला क्लॉज कहता है, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आ गया। अब इसी का एक सपोर्टिंग आर्टिकल है 16 सब क्लॉज 2, जो उन आधारों को व्यक्त करता है, उन ग्राउंड्स को क्लियर करता है जिन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एनीवन ड्यूरिंग द अपॉइंटमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक सर्विसेज basis or grounds to counter डिस्क्रिमिनेशन। इसमें क्या दिया गया है, वो ग्राउंड्स दिए गए हैं, वो आधार दिए गए हैं जिससे भेदभाव को खत्म किया जाएगा। कितने हैं, 7 ग्राउंड्स हैं। आर्टिकल 15 में कितने थे, 5 थे। वो 7 ग्राउंड्स क्या हैं दोस्तों, एक एक करके फटाफट नोट कीजिए। कास्ट, रेस, रिलीजन, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, जहां आपका जन्म हुआ, रेजिडेंस, जहां आप रहते हैं, और डिसेंट,
जहां से आपकी वंशावली चलती आ रही है, जो आपकी वंशावली चलती आ रही है, उस आधार पे भी आपके साथ में भेदभाव नहीं हो सकता ड्यूरिंग पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट। ये नोट किया दोस्तों आपने? ठीक है, पॉज करके आराम से नोट कर लीजिए, समझ भी लीजिए साथ में। अब बात करते हैं इस 16वें आर्टिकल के तीसरे सब क्लॉज की। 16वें आर्टिकल के तीसरे सब क्लॉज की जब हम बात करें दोस्तों, तो इसमें किस बारे में बात की गई है? इसमें कहा गया है कि द स्टेट कैन discriminate whenever discriminate on the basis of place of birth if necessary। ये क्या कर रहा है भाई? ये विरोधाभास प्रकट कर रहा है, ये अपोज कर रहा है आर्टिकल 16 सब क्लॉज 2 को, क्योंकि 16 सब क्लॉज 2 डिस्क्रिमिनेशन के आधार, प्लेस ऑफ बर्थ को क्लियर मेंशन कर रहा है कि प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। लेकिन आर्टिकल 16 सब क्लॉज 3 कह रहा है कि हम जन्म का जो स्थान है उसके आधार पे डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। जन्म स्थान हो गया, रेजिडेंस हो गया, जहां से आप आ रहे हैं, जहां आपका जन्म हुआ है, उस आधार पे कर सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन, अगर जरूरी पड़ता है तो। अगर देश हित में या उस समय की रिक्वायरमेंट है तो कर सकते हैं। ठीक है, उस समय एक एक्ट आया था दोस्तों, पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1957, जिसके तहत आर्टिकल 16 सब क्लॉज 3 का इस्तेमाल किया गया था और स्पेशल प्रोविजंस किए गए थे, स्पेशल प्रावधान किए गए थे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को लेकर, कुछ स्पेसिफिक एरियाज को लेकर, जैसे त्रिपुरा, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, ऐसे ही कुछ राज्य थे जिनको लेकर के जहां से लोग, जो प्लेस ऑफ बर्थ में आपको बोल रहा हूं ना, अगर किसी व्यक्ति का प्लेस ऑफ बर्थ उन उन राज्यों में है, तो उन राज्यों को लेकर वहां की जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है, पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयमेंट है, उसको लेकर कुछ स्पेशल प्रोविजंस इस एक्ट में किए गए थे, पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयमेंट एक्ट, जिसमें इस आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, इन पॉइंट्स को नोट करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, चाहे तो आप और विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं गूगल पे जाके, पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयमेंट एक्ट ऑफ 1957। ठीक है, चलिए अब जिक्र करते हैं आर्टिकल 16 के चौथे सब क्लॉज का, जो कि क्या कहता है? स्पेशल प्रोविजन या रिजर्वेशन टू बैकवर्ड क्लासेस विद insufficient representation in public services। समझे कुछ आप लोग? यानी कि पब्लिक सर्विसेज यानी कि गवर्नमेंट जॉब में
गवर्नमेंट जॉब में जिन बैकवर्ड क्लासेस का रिप्रेजेंटेशन कम है, इनसफिशिएंट है, उनकी आबादी है अच्छी खासी, लेकिन उन बैकवर्ड क्लासेस का कंट्रीब्यूशन बहुत आबादी की तुलना में कम है, इनसफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन है अगर उनका पब्लिक सर्विसेज में, तो उनको रिजर्वेशन या स्पेशल प्रावधान उनके लिए किए जाएंगे। ये आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 में। अब चूंकि यहां बैकवर्ड क्लासेस की बात हो रही है दोस्तों, तो बैकवर्ड क्लासेस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। 1990 में गवर्नमेंट हुई वीपी सिंह की सरकार, वीपी सिंह गवर्नमेंट, वीपी सिंह वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और वीपी सिंह गवर्नमेंट में जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस यानी कि ओबीसीज हैं, उन्हें 27% रिजर्वेशन पब्लिक सर्विस में मिल गया। कितना? 27%। और 1991 अगले ही वर्ष नरसिम्हा राव गवर्नमेंट आती है और ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, यानी कि जनरल कैटेगरी बेसिकली इसको आप बोल सकते हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर जनरल कैटेगरी के लोग थे, जनरल कैटेगरी इकोनॉमिकली वीक, इन्हें 10% रिजर्वेशन दे दिया। वीपी सिंह सरकार ने जो रिजर्वेशन 27% ओबीसी कैटेगरी को दिया था, वो किस कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर दिया था? मंडल कमीशन, मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पे। मंडल कमीशन ने क्या किया था? देश में कितनी ओबीसी कैटेगरीज हैं, उनकी क्या आबादी है, इसका आकलन किया था। और चूंकि इनकी आबादी अच्छी खासी मात्रा में थी, इसलिए इनको रिजर्वेशन भी उसी प्रतिशत में दिया गया है, 27%। ठीक है, ये दो फैक्ट याद रखें। अब इन दोनों फैक्ट को याद रखते हुए एक तीसरी चीज समझें। 1992 में इंदिरा साहनी केस, इंदिरा साहनी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस हुआ। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जो आया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वर्डिक्ट क्या आया सुप्रीम कोर्ट का? कि ओबीसी को जो रिजर्वेशन दिया गया है 27% का, वो लीगली वैलिड है, सही है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इनका आया कि जनरल कैटेगरी को रिजर्वेशन जो दिया गया है, जनरल कैटेगरी को जो रिजर्वेशन दिया गया है वो अमान्य, अवैध है, इलीगल करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और समझिए, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन, यानी कि सरकारी नौकरी मिल गई लेकिन प्रमोशन में भी अगर रिजर्वेशन चाहिए तो वो नहीं मिलना चाहिए। रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज इनवैलिड। और क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रिजर्वेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर के जो लोग हैं उनके बच्चों को भी रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। क्रीमी लेयर को भी हम नेक्स्ट पॉइंट में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, पहले आप सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स को समझ लीजिए। और लास्ट में क्या बोला कि टोटल रिजर्वेशन सभी कैटेगरीज का मिला करके 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 50, 50% या उससे कम होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट थी 1992 इंदिरा साहनी केस में। इनको उतार लीजिए, पॉइंट्स आप समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों,
अब देखिए, दो चीजों को लेकर के आगे बढ़ रहा हूं मैं। एक, रिजर्वेशन इन प्रमोशन। गवर्नमेंट ने संविधान संशोधन लागू करके SC ST कैटेगरी को प्रमोशन में रिजर्वेशन दिलवा दिया था। आगे बताता हूँ। टोटल रिजर्वेशन संविधान संशोधन लागू करके 50% से ऊपर लेगी गवर्नमेंट, ये भी आपको बता। चलिए, पहले समझ लेते हैं क्रीमी लेयर के बारे में। मैंने आपको बताया था क्रीमी लेयर 2018 से पहले पहले ओबीसी कैटेगरी के उन लोगों के बारे में बोला जाता था जो आर्थिक रूप से भी मजबूत हैं, एजुकेशनली भी फॉरवर्ड हैं और सोशली भी एक अच्छा रुतबा कायम करते हैं। ओबीसी कैटेगरी। हालांकि 2018 में एक केस होता है, उसके बाद में SC ST कैटेगरी के भी कुछ वर्गों को उसमें शुमार किया गया है। मुख्य रूप से ओबीसी कैटेगरी की ये बात होती है। दोस्तों, क्रीमी लेयर में सरकार ने क्रीमी लेयर को डिफाइन करने के लिए एक कमेटी बनाई थी, रामनंदन कमेटी, 1999। रामनंदन कमेटी ने क्या बोला कि क्लास 1 ऑफिसर्स गेजेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, संविधान में जो आयोग दे रखे हैं उन आयोगों के मेंबर हो गए, जजेस हो गए। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आर्म्ड फोर्सेस के कर्नल और ऊपर की रैंक के अधिकारी। अब कर्नल तो आर्मी में होते हैं, लेकिन कर्नल के ही समकक्ष दूसरी रैंक्स होती हैं दूसरी आर्म्ड फोर्सेस में, नेवी, एयरफोर्स वगैरह में। तो कर्नल और उसकी इक्विवेलेंट रैंक्स और उनके ऊपर के अधिकारी, ठीक है। इन्हें मुख्य रूप से, और साथ में वो जिनकी सैलरी या फैमिली इनकम 8 लाख से ज्यादा है, इन्हें क्रीमी लेयर में कैटेगराइज कर दिया, यानी कि इनके बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। अब हमारी गवर्नमेंट, हमने आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 पढ़ लिया था। अब हमारी गवर्नमेंट सेवेंटी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1994 लेकर के आई, 76वां संविधान संशोधन 1994, जिसके तहत गवर्नमेंट ने कहा कि टोटल रिजर्वेशन जो है वो 50% से ज्यादा हो सकता है। इट इज वैलिड। हम लेकर के आ रहे हैं संविधान संशोधन और संविधान में ये चीज ऐड कर दी। इसका एग्जाम्पल हो गया तमिलनाडु, जहां रिजर्वेशन 60% से भी ऊपर चला गया। और 77वें संविधान संशोधन के माध्यम से गवर्नमेंट ने क्या कहा? 77वें संविधान संशोधन के माध्यम से गवर्नमेंट ने कहा कि भैया, प्रमोशन में रिजर्वेशन SC ST कैटेगरी को 100% मिलेगा। रिजर्वेशन इन प्रमोशन टू SC एंड ST कैटेगरी, और इस चीज को इन्होंने आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के सब क्लॉज A में
डाल दिया। ठीक है, ये नोट कीजिए, यानी कि रिजर्वेशन 50% से ज्यादा कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में मना किया था इंदिरा साहनी केस में। और इस संविधान संशोधन से SC/ST कैटेगरी को सरकारी नौकरी में प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दे दिया गया। इसके बाद आता है आर्टिकल 16 सब क्लॉज 5। 16 सब क्लॉज 5 क्या कहता है दोस्तों? आर्टिकल 16 सब क्लॉज 5 के तहत प्रायोरिटी टू रिलीजन इन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरी, कुछ सरकारी नौकरियों में धर्म के आधार पर प्रायोरिटी दी जाएगी। अब ये तो हमारे सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट को आपको अपोज करता हुआ नजर आ रहा होगा। पढ़ने में तो ऐसा ही लग रहा है, भाई नौकरी धर्म के आधार पे दी जा रही है तो गलत होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी नौकरियां होती हैं जहां धर्म के आधार पे नौकरी देना आवश्यक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आर्मी में आपने कभी देखा होगा पंडित की नियुक्ति होती है, मौलवी की नियुक्ति होती है, क्योंकि आर्मी में अलग अलग धर्म के पुजारी इत्यादि होते हैं, अलग अलग, क्योंकि वहां सभी धर्मों के लोग मौजूद होते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 16 सब क्लॉज 5। और इसमें लास्ट आर्टिकल आ जाता है दोस्तों, वो समझ में आ गया आपको? 16 सब क्लॉज 6, जिसके अंदर EWS कैटेगरी को 10% रिजर्वेशन की व्यवस्था कर दी गई। किसमें? पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 में EWS कैटेगरी को व्यवस्था की गई थी, 15 सब क्लॉज 6 में की गई थी एजुकेशन में रिजर्वेशन की व्यवस्था, इधर पब्लिक सर्विसेज में की गई है। ठीक है, 103वां संविधान संशोधन 2019 फटाफट से नोट करेंगे। तो दोस्तों, आर्टिकल 15 और 16 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं, हमने बड़ी ही शिद्दत के साथ कंप्लीट कर लिए हैं। इनके सभी सब क्लॉजेस को हमने बेहद डिटेल के साथ में एनालाइज किया है। अब हम बढ़ते हैं एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ जो समानता को बढ़ावा देता है। आर्टिकल 14 से 18 समानता के आर्टिकल्स थे, राइट टू इक्वालिटी। 17वें नंबर का आर्टिकल जो समानता को बढ़ाता है वो कहता है कि क्या? एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत। छुआछूत को पूर्ण रूप से खत्म करने की बात करता है। समानता को लागू करने के लिए ये तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अनटचेबिलिटी खत्म होनी चाहिए। अब अनटचेबिलिटी को खत्म करने की बात करता है, ये कहता है कि अनटचेबिलिटी इज ए पनिशेबल ऑफेंस, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर अनटचेबिलिटी छुआछूत करता पाया गया तो उसको ये दंड प्राप्त होगा, ये दंडनीय अपराध है। ठीक है, ये जो वर्ड है अनटचेबिलिटी, ये हमारे संविधान में एक्सप्लेन नहीं किया गया था। नॉट एक्सप्लेन्ड इन आवर
कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में क्या एक्सप्लेन नहीं किया है? हमारे संविधान में ये जो शब्द है वर्ड अनटचेबिलिटी, द वर्ड अनटचेबिलिटी इज नॉट एक्सप्लेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब सवाल ये उठा कि अनटचेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है। तो जब भी संविधान के इंटरप्रिटेशन की बात आती है, संविधान से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है उसको इंटरप्रेट करने की बात आती है, तो सुप्रीम कोर्ट आगे निकल कर आता है और ये सुप्रीम कोर्ट की एक जिम्मेदारी भी है कि वो संविधान को इंटरप्रेट करे। सुप्रीम कोर्ट ने जयसिंह केस 1976 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हिस्टोरिकल डेफिनेशन है छुआछूत की, जो पुराने समय से चलती आ रही है हमारे देश में अनटचेबिलिटी की डेफिनेशन, उसी को हम सही डेफिनेशन मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द हिस्टोरिकल डेफिनेशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज करेक्ट, वही डेफिनेशन हम मानेंगे। और हिस्टोरिकल डेफिनेशन अनटचेबिलिटी की हमारे देश में सभी को पता है, जाति के आधार पर, रेस के आधार पर लोग एक दूसरे से छुलना मिलना, एक दूसरे के यहाँ जाना, एक दूसरे के हाथ से खाना पीना इत्यादि पसंद नहीं करते थे। उसी को अनटचेबिलिटी हम शुरू से मानते आए हैं, वही सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला। ठीक है, सुप्रीम तो क्या है अनटचेबिलिटी? एक पनिशेबल ऑफेंस है। ठीक है, इसके खिलाफ में कुछ एक्ट भी पारित किए गए, जैसे कि अनटचेबिलिटी एबोलिशन एक्ट हो गया, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, इनको नोट डाउन करें प्लीज। इसको अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट के तौर पे हम जानते हैं। ठीक है, चले, ये रहा हमारा आर्टिकल 17, एक छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे आर्टिकल 18 की तरफ, जो कि किस बारे में बात करता है? बात करता है टाइटल्स को एबॉलिश करने के बारे में, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। लोग पहले के जमाने में अंग्रेजों द्वारा दिए गए टाइटल्स को फॉलो करते थे, खान बहादुर, राय बहादुर, बहुत सारे टाइटल्स होते थे, और अंग्रेजों के जाने के बाद भी लोगों ने टाइटल्स को परस्यू करना अपना शौक समझा। लेकिन टाइटल्स कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी में इनइक्वालिटी को बढ़ावा जरूर देते हैं। टाइटल्स हमेशा इस बात पे जोर देते हैं कि मैं फलाने मेरे पूर्वज इस पद पे थे, या इस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते थे। तो वो जो एक आदमी के अंदर अहंकार है टाइटल का, वो असमानता पैदा करता है। ठीक है, इसलिए संविधान के निर्माताओं ने इक्वालिटी को बढ़ावा देने के लिए इसको जरूरी समझा। क्या? एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, टाइटल्स को खत्म कर देना। इसमें जो सबसे पहला आर्टिकल दोस्तों हमें देखने को मिलता है वो है आर्टिकल 18 सब क्लॉज 1, जो कि किस बारे में जिक्र करता है? द स्टेट shall abolish the titles
एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एजुकेशनल वंस। राज्य को टाइटल्स एबॉलिश कर देने चाहिए। किन टाइटल्स को रखना चाहिए, किन्हें एबॉलिश नहीं करना चाहिए? मिलिट्री और एजुकेशनल टाइटल्स, जैसे कि परमवीर चक्र होल्डर अगर कोई है तो वो अपने नाम के आगे अपनी टाइटल को लगाता है, अपनी रैंक को लगाता है। ठीक है। एजुकेशनल टाइटल्स में पीएचडी होल्डर्स डॉक्टर यूज करते हैं, डॉक्टर्स इन पीएचडी। तो ये कुछ टाइटल्स यूज किए जा सकते हैं मिलिट्री और एजुकेशनल पर्पसेस से। इसके अलावा टाइटल्स को एबॉलिश करने की सख्त प्रावधान की गई है आर्टिकल 18 सब क्लॉज 1 में। दूसरे आर्टिकल की अगर हम बात करें, आर्टिकल 18 का दूसरा सब क्लॉज, ठीक है, एक आर्टिकल उसके पहला सब क्लॉज ये, दूसरा सब क्लॉज क्या कहता है दोस्तों? दूसरा सब क्लॉज ये कहता है कि कोई भी भारत का नागरिक किसी विदेशी किसी फॉरेन स्टेट से, किसी विदेशी कंट्री से या राज्य से टाइटल नहीं लेगा। नो नो सिटीजन shall accept titles from a foreign state। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया? सिंपल सी पॉइंट है, कोई भी भारत का नागरिक बाहरी राज्य से, बाहरी कंट्री से टाइटल नहीं लेगा। अगला पढ़ें इसका तीसरा सब क्लॉज। तीसरा सब क्लॉज किस बारे में बात करता है? नो फॉरेन नेशनल होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन इंडिया shall take title without prior permission of the president। कोई भी विदेशी जो भारत में रह रहा है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है, भारत में जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, कुछ भी काम कर रहा है जिससे वो धन संपदा कमा रहा है, उसे रिसोर्सेज मिल रहे हैं, अलाउंसेस मिल रहे हैं भारत में रहते हुए। कौन? विदेशी। वो कोई भी टाइटल एज्यूम नहीं करेगा, कोई भी टाइटल नहीं लेगा बिना राष्ट्रपति की अनुमति के। यानी कि अगर उसे कोई टाइटल चाहिए तो वो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही ले सकता है। ठीक है, इन पॉइंट्स को नोट करें। और आज के हमारे इस क्लास का आखिरी जो आर्टिकल है, जो कि राइट टू इक्वालिटी का भी आखिरी आर्टिकल है, 18वें आर्टिकल का भी आखिरी सब क्लॉज है और इस क्लास का भी आखिरी आर्टिकल है, वो है कि कोई भी नागरिक भारत का या कोई भी फॉरेन नेशनल, कोई भी भारत का नागरिक या फॉरेन नेशनल जो भारत में मौजूद हैं, वो विल नॉट या शैल नॉट टेक एनी टाइटल या एमोल्यूमेंट्स किसी भी प्रकार की संसाधन या अलाउंस इत्यादि, या कोई प्रकार का अवार्ड। कोई भी नागरिक या फॉरेन नेशनल किसी भी प्रकार का कोई टाइटल, कोई एमोल्यूमेंट या कोई अवार्ड नहीं लेगा, विल नॉट टेक फ्रॉम ए फॉरेन स्टेट, किसके बिना? विदाउट
द प्रेसिडेंट्स प्रायर परमिशन, राष्ट्रपति के प्रायर परमिशन के बिना कोई भी भारतीय नागरिक या भारत में रिसाइड करने वाला फॉरेन नेशनल किसी बाहरी राज्य से, फॉरेन स्टेट से कोई टाइटल, एमोल्यूमेंट या अवार्ड इत्यादि नहीं लेगा। ठीक है दोस्तों, इन सभी पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे वीडियो को पॉज करके, और मैं आपकी विदा लेना चाहूंगा। आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही था। कल से हम आर्टिकल 19 से फंडामेंटल राइट्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपको जो भी लगे, जैसा भी लगे, जो भी चेंजेस लेक्चर्स में चाहिए हो, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, और ज़रूर लाजमी रूप से लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि मैं कहाँ कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ, आप लोगों को क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चेंजेस की ज़रूरत है लेक्चर्स में, ताकि हम लोग साथ मिल करके अपने गोल्स को अचीव कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।